हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे जेकेपीएससी लेक्चर 10+2 एजुकेशन के प्रैक्टिस टेस्ट के। हम प्रैक्टिस टेस्ट में 50 क्वेश्चंस करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, उससे हम और अदर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस। ओके, तो लगभग अगर हम बात करें हर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले बात करेंगे एज अ सेपरेट सोर्स ऑफ नॉलेज अनुपलब्धि इज एक्सेप्टेड बाय। सो अनुपलब्धि इज एक्सेप्टेड बाय सेपरेट सोर्स ऑफ नॉलेज किसके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया था? चारवाक के द्वारा, न्याय के द्वारा, बुद्ध या फिर शंकर वेदांत के द्वारा? बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द शंकर वेदांत। शंकर वेदांत के द्वारा इसको एक्सेप्ट करा गया था। किसके द्वारा? दैट इज अनुपलब्धि को। अनुपलब्धि का मतलब क्या है? नॉन परसेप्शन या फिर एब्सेंस ऑफ परसेप्शन। मतलब जो चीज जहां पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा कि एक खाली मटका है। ओके, खाली मटका देख लिया आपने, तो आपने क्या बोला खाली मटके को देखकर कि यहाँ पर पानी नहीं है। तो व्हाट इज नॉट प्रेजेंट देयर, उस चीज को अनुपलब्धि बोलेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो शंकर वेदांत की एक्सप्लेनेशन, अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन या फिर नॉन परसेप्शन इज कंसिडर्ड सेपरेट प्रमाण मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज इन अद्वैत वेदांत। ओके, शंकराचार्य ने स्कूल दिया, मतलब इसके बारे में बात की थी। सो अद्वैत वेदांत में अनुपलब्धि के बारे में एज अ सेपरेट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज लिखा है। सो इसका मतलब क्या है? इट इज मेनली यूज टू नो नॉन एग्जिस्टेंस, की कोई चीज नहीं है, अभाव। मतलब ये सिर्फ ये जानने के लिए कोशिश करते हैं कि क्या चीज नहीं है। एग्जाम्पल, देयर इज नो पोट ऑन द फ्लोर, कि कोई फ्लोर है, कोई जमीन है, ओके, उस पर कोई भी पोट नहीं है, कोई भी गमला नहीं है। तो जो चीज नहीं है उस पर फोकस करते हैं अनुपलब्धि। सो न्याय की बात करें तो डू नॉट एक्सेप्ट इट एज सेपरेट प्रमाण, दे एक्सप्लेन नॉन एग्जिस्टेंस थ्रू परसेप्शन और इन्फरेंसेस। ये अनुपलब्धि को मानते हैं बट सेपरेट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं। ये बोलते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं परसेप्शन और इन्फरेंसेस के जरिए ना, कि आपने क्या चीज परसेप्ट, क्या आपने ऑब्जर्व कर ली, क्या आपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर ली, वही चीज है और क्या नहीं करी है, तो वो सारी चीज। ओके, सो बुद्धिस्ट भी प्रमाण, बुद्धिस्ट क्या इंडिपेंडेंट प्रमाण को मानते हैं। ऑल्सो डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज एन इंडिपेंडेंट प्रमाण। ओके, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं माना है, इस सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना है। और चारवाक की बात करें तो रिजेक्ट करते हैं सभी प्रमाण को एक्सेप्ट द परसेप्शन। ये सिर्फ परसेप्शन को मानते हैं, मतलब जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो आप देखते हो, महसूस करते हो, उनको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। सो इसको मैंने एक बनाया है कि निमोनिक्स, कि आप कैसे याद कर सकते हो कि किसके कौन से वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो चारवाक 1, बुद्ध 2, न्याय के 4 याद करो, मीमांसा वेदांत दोनों 6, अर्थपट्टि अनुपलब्धि ले। ओके, सो बेसिकली क्या है ये क्या है, डिकोड करें तो हम इसे, चारवाक का क्या है, सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ नॉलेज है, दैट इज द प्रत्यक्ष। ओके, बुद्ध की बात करें तो 2 सोर्स ऑफ नॉलेज है, प्रत्यक्ष एंड अनुमान। न्याय की बात करें तो न्याय में कितने हैं? 4 सोर्स ऑफ नॉलेज है न्याय फिलोसफी में, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ओके, और मीमांसा एंड वेदांत की बात करें तो यहाँ पर 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है, दैट इज द अर्थपट्टि और दैट इज द अनुपलब्धि। ओके, और यहाँ पर किसकी बात करी गई है? सिर्फ इसकी, वेदांत की। सो इससे और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं स्टूडेंट? आपको ये याद रखना है कि डिफरेंट जो फिलोसफीज हैं, इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जिसे बोल सकते हो, तो उसमें कौन से, कहाँ पर कितनी फिलोसफीज हैं, या फिर क्या उन्होंने सोर्स ऑफ नॉलेज को बोला है। ओके, तो चारवाक के द्वारा एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, दैट इज द प्रत्यक्ष। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ओनली बिलीव इन वन सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, सो कौन सा है और किस पे बिलोंग करता है या फिर किसको मानता है? तो प्रत्यक्ष को मानता है चारवाक, मतलब मेटेरियलिज्म को ज्यादा मानता है। ओके, और बुद्ध की बात करें तो प्रत्यक्ष और अनुमान 2 को मानते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी फिलोसफी में कितने सोर्स ऑफ नॉलेज है, या फिर आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं। तो ऐसे एक ही क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स बन सकते हैं। न्याय की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रत्यक्ष नॉलेज है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्याय। ओके, तो वहां पर आपको एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा जो नहीं होगा और बाकी जो होंगे। ओके, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको पेयर में दे देंगे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ऐसे करके आपको पेयर में बना के दे देंगे, और जो पेयर सुटेबल नहीं होगा वो आपको टिक कर देना है। ओके, या फिर जो पेयर सुटेबल होगा वो आपको टिक कर देना है। मीमांसा वेदांत में 6 है, तो अर्थपट्टि और अनुपलब्धि। सो ये भी क्या, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, नए तरीके से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैनिज्म के अकॉर्डिंग सेल्फ इज द लिविंग बॉडी विद द एटीट्यूड ऑफ कॉन्शियसनेस, सेल्फ इज अ सीरीज ऑफ कॉग्निशन, सेल्फ इज वन अनचेंजिंग एंड सेल्फ शाइनिंग कॉन्शियसनेस, सेल्फ इज असेंशियली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बताइए जैनिज्म के अकॉर्डिंग सेल्फ के बारे में, सेल्फ मतलब जीव के बारे में ना, जैसे हम, हमारे बारे में, सेल्फ के बारे में क्या कहा गया है, कैसे उसको एक्सप्लेन करा है जैनिज्म के अकॉर्डिंग, बताइए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर बात की गई है जैनिज्म में कि सेल्फ क्या है, एसेंशियली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ कॉन्शियसनेस है। ओके, मतलब कहाँ से हुआ है, हमारी कॉन्शियसनेस से ही डेवलप हुआ है या फिर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है हमारा कॉन्शियसनेस। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। सो जैनिज्म में सेल्फ, जिसको जीवा भी बोलते हैं, जीव भी बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ रियल, इटर्नल एंड इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये रियल माना गया है, इटर्नल और इंडिपेंडेंट माना गया है, इंडिपेंडेंट सब्सटेंस whose essential nature is consciousness, that is a चैतन्य और उपायोग। ओके, तो उन्होंने माना है कि जो सेल्फ है वो कॉन्शियसनेस है हमारी। सो कॉन्शियसनेस इज नॉट एक्सीडेंटल क्वालिटी बट द वेरी एसेंस ऑफ द सेल्फ। तो मतलब ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बोल दिया गया हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसका, हमारी सेल्फ के लिए। अगर हमें हमारे बारे में कॉन्शियस ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा, तो हम कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। सो जीव इज कैपेबल ऑफ बोथ कॉग्निशन एंड कॉग्निशन, दैट इज अ दर्शन और ज्ञान, दोनों के लिए कैपेबल है क्या, जीव मतलब सेल्फ। हम कॉग्निशन भी प्राप्त कर सकते हैं और कॉग्निशन भी। ओके, और नेक्स्ट अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो डिफरेंट स्कूल्स लाइक सेल्फ इज लिविंग बॉडी विद कॉन्शियसनेस, तो ये मेटेरियलिस्ट का मानना है कि वो लिविंग बॉडी है। लिविंग बॉडी मतलब यहाँ पे मटेरियल पे ज्यादा फोकस करा गया है, तो ये चारवाक का कहना है। सेल्फ इज अ सीरीज ऑफ कॉग्निशन, तो ये बुद्धिज्म का कहना है, स्पेशली योगाचार और मोमेंटेरियनस। ओके, तो ये किसका कहना है, बुद्धिज्म का कहना है कि सीरीज ऑफ कॉग्निशन है सेल्फ, और सेल्फ इज अनचेंज वन अनचेंजिंग एंड सेल्फ शाइनिंग कॉन्शियसनेस, तो अद्वैत वेदांत का कहना है ये। ओके, अद्वैत वेदांत का मानना है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करके बताया गया है कि डिफरेंट ऑप्शंस का क्या मतलब है। ओके, और वहां से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मटेरियलिस्ट से कौन से रिलेटेड है, तो मटेरियलिस्ट से रिलेटेड है कि सेल्फ इज अ लिविंग बॉडी विद कॉन्शियसनेस, या फिर जो मटेरियलिस्ट को मानता है, या फिर चारवाक जो है किसको मानते हैं। ओके, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज न्याय एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी आर अनएनिमस इन बिलीविंग दैट, तो ये किस चीज, मतलब किस चीज को मानते हैं न्याय और बुद्धिस्ट फिलोसफी। सो नॉलेज इज इंट्रिंसिकली इनवैलिड एंड एक्सटर्नली वैलिड, नॉलेज इज इंट्रिंसिकली एंड एक्सटर्नली वैलिड, नॉलेज इज एक्सटर्नली वैलिड, नॉलेज इज एक्सटर्नली वैलिड एंड इंट्रिंसिकली नीदर वैलिड नॉर इनवैलिड। बताइए, तो न्याय और बुद्धिस्ट फिलोसफी किस चीज को मानते हैं दोनों, बताइए। So student, if we talk about answer, then option number fourth will be the correct answer. That is, the knowledge is externally valid and intrinsically neither valid or nor valid. तो न्याय और बुद्धिस्ट फिलोसफी दोनों मानते हैं कि जो नॉलेज है, जो प्रमाण है जिसे बोलते हैं, वो एक्सटर्नली वैलिड है, बट इंट्रिंसिकली की बात करें तो वैलिड, ना ही वो वैलिड है और ना ही वो इनवैलिड है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। सो बेसिकली न्याय फिलोसफी, नॉलेज दैट इज प्रमाण इज एक्सटर्नली वैलिड इफ इट इज कॉरस्पॉन्डेंट टू रियलिटी, अगर वो रियलिटी के बराबर है, जो सही, जो चीजें हमें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग है, तो एक्सटर्नली वैलिड होगी। इंट्रिंसिक वैलिडिटी इज नॉट एज्यूम्ड, वैलिडिटी डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। तो इंट्रिंसिकली मतलब आपके अंदर से क्या मन में विचार है उस पर बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है या फिर जो आपका नॉलेज है वो चेंज हो सकती है। ओके, जैसे अगर हम बात करें कि मैंने पहले भी बहुत एग्जाम्पल लिया है ये, कि एक लेडी है या फिर एक मैन है जो कि ऑटो रिक्शा में जाता है, दिल्ली पहली बार घूमने आता है और उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहता है, वो हमेशा फिर यही बोलती है कि वहाँ के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो खराब है। तो उसके अकॉर्डिंग था वो, और लोगों ने मान लिया कि उसके अकॉर्डिंग मतलब सारे ही ऑटो रिक्शा खराब है। बट जैसे आप जाओगे, आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड है, रियलिटी या फिर नॉलेज, ना कि इंटरनली एज्यूम्ड है। ओके, और बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात करें तो नॉलेज इज प्रमाण वेयर इट सक्सेसफुली एप्रीहेंड एन ऑब्जेक्ट। सो लाइक न्याय दे डिनाई इंट्रिंसिक और एब्सोल्यूट वैलिडिटी, ये भी नहीं मानते हैं कि एब्सोल्यूट वैलिडिटी है या फिर इंट्रिंसिकली वैलिडिटी है। सो इट इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, है ना, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है ये, और एक्सटर्नली वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज। सो नॉलेज इज इंट्रिंसिकली इनवैलिड, तो इसको नहीं मानते हैं कि इनवैलिड नहीं है। सो ये भी नहीं बोलते कि इनवैलिड नहीं है,
नीदर स्कूल सेज नॉलेज इज इनहेरेंटली इनवैलिड, तो इन्होंने ये भी नहीं कहा कि इनवैलिड है, बट ये बोला है कि ना ही वैलिड होती है ना ही इनवैलिड होती है इंट्रिंसिकली की बात करें। ओके, और नॉलेज इज इंट्रिंसिकली एंड एक्सटर्नली वैलिड, तो इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नली वैलिड बोला है, मतलब इनकरेक्ट, इंट्रिंसिक वैलिडिटी इज रिजेक्टेड। सो नॉलेज इज एक्सटर्नली वैलिड मतलब पार्शियली करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन 4 इज मोर प्रिसाइज, है ना। तो मतलब क्योंकि ये एक्सटर्नली वैलिड है, ठीक है, मानते हैं, साथ के साथ वो ये भी मानते हैं कि जो इंट्रिंसिकली है वो वैलिड भी नहीं है और इनवैलिड भी नहीं है। तो the fourth option is the correct, that is the knowledge is externally valid and intrinsically neither valid or nor valid invalid। okay, so अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जा सकता है किसके बारे में, न्याय फिलोसफी के बारे में, बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इन डीवीज थ्योरी ऑफ हाउ वी थिंक। तो डीवी की जो थ्योरी है हाउ वे थिंक, उसका क्या मतलब है? द लॉजिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी इज रूल्ड आउट, द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली, नीदर द लॉजिकल नो द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज इन्वॉल्व, आइडियाज प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड मस्ट बी टेस्टेड इन एक्सपीरियंस। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर की डीवी की जो थ्योरी है हाउ वी थिंक, वो मानती है कि आइडियाज प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड मस्ट बी टेस्टेड इन एक्सपीरियंस, कि जब तक आप जो आइडियाज आपके मन में आए हैं या फिर कोई भी मेथड को सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके मन में जो आइडियाज आए हैं वो एक्सपीरियंस के साथ टेस्ट होनी चाहिए। मतलब जब तक आपने एक्सपीरियंस ना कर लिया हो उसे, तब तक आप उसे सत्य या फिर असत्य नहीं ठहरा सकते। तो हाउ वी थिंक इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, है ना, कि हमारे एक्सपीरियंस से अगर वो टेस्ट हो चुका है तो इट मीन्स कि वो करेक्ट है, रियल हो सकता है। सो अगर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप नहीं बोल सकते। ओके, सो स्टूडेंट, डीवी का मानना यही था कि जो हमारे आइडियाज हैं वो एनी मेथड से प्रोड्यूस हो सकते हैं, बाय एनी मेथड मस्ट बी टेस्टेड इन एक्सपीरियंस। सो डीवी के लिए और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनेंगे ऑब्वियसली, कि डीवी प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो लर्निंग बाय डूइंग पे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ये फोकस करते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, और ये मानते हैं कि ट्रुथ जो है वो रिलेटिव है या फिर डायनामिक है, ऐसा नहीं कि जो चीज़ आज है वो कल भी हो सकती है, तो वो डायनामिक है अकॉर्डिंग टू the people, according to their experience। okay, so the next one is the the doctrine of Panchsheel adopted by government of India was taken from। तो ये किसके द्वारा ली, कब ली गई थी, मतलब कहाँ से ली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? सांख्य योगा या फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर उपनिषद? बताइए करेक्ट आंसर। पंचशील डॉक्ट्राइन किससे ली गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? सो स्टूडेंट, बात करें तो पंचशील जो डॉक्ट्राइन है या पंचशील की जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली किसके द्वारा, किस में से लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? बुद्धिज्म से, है ना, बुद्धिज्म फिलोसफी से रिलेटेड थे ये पंचशील, है ना। तो ये क्या है पंचशील, उसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट। सो बेसिकली पंचशील क्या है? 5 जो आपके बोल सकते हो कि फंडामेंटल एथिकल गाइडलाइंस हैं। ओके, कि आपको वो फॉलो करने हैं अगर आपको बुद्धिज्म का रास्ता अपनाना है, अगर आपको सत्य का रास्ता अपनाना है, दुखों से बचना है। सो ये पंचशील क्या है? एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, एब्सटेन फ्रॉम फॉल्स स्पीच, एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, कि आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ना ही आपको किसी को मारना है, अहिंसा करनी है, ना ही चोरी करनी है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट भी नहीं करना है, कभी किसी को बुरा भी नहीं बोलना है, और इंटॉक्सिकेंट से बचना है। ओके, सो बेसिकली दीज became the basis of the Panchsheel principle of peaceful coexistence adopted by 1954 by India। तो ये जो पंचशील थे ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बने 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, उनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बीच में। तो ये नेहरू और दैट इज द चो एनलई, इनके द्वारा ये अडॉप्ट किए गए थे ताकि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहे दोनों कंट्रीज के बीच में। सो दे प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेसिकली किससे लिए गए थे ये लिए गए थे बुद्धिज्म फिलोसफी से। क्या? पंचशील। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचशील में कौन सा प्रिंसिपल नहीं आता है, या फिर ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन था, जो आपसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, जो सिलेबस से भी अलग होते हैं, जो नहीं पता होता कि वो एक्सपेक्टेड है भी या नहीं है। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होते हैं, तो उनमें से ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो पंचशील दैट इज अ 5 परसेप्ट, ये तो एक तरह से ऐसे पूछ लिया। आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धिज्म में जो पंचशील हैं वो कौन कौन से हैं या फिर कौन से नहीं हैं।
ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है। सो अगर हम बात करें पंचशील इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी 1954 में आया था, तो 5 प्रिंसिपल्स थे इंडिया और चाइना के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, कि आपको रिस्पेक्ट रखनी है ना, धर्मनिरपेक्ष चीजें रखनी है, कि आपको कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नॉन एग्रेशन, को यहाँ हिंसा नहीं करनी है, इंटरफेरेंस नहीं करनी है एक दूसरे के बीच में, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगा। ओके, शांति बनाए रखना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, embodies a यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिज्म, प्लूरलिज्म एंड रिलेटिविज्म। तो कौन सी इंडियन फिलोसफी ऐसी है जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को या फिर इन तीनों को ही अपनाती है, रियलिज्म को, प्लूरलिज्म को, रिलेटिविज्म को? जैनिज्म, बुद्धिज्म, सांख्या या फिर उत्तर मीमांसा? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर, देन इंडियन फिलोसफी, जो ऐसी इंडियन फिलोसफी जो रियलिज्म, प्लूरलिज्म और रिलेटिविज्म तीनों को मानती है, तो वो कौन है? वो है जैनिज्म फिलोसफी। ओके, तो जैनिज्म फिलोसफी के अकॉर्डिंग तीनों ही सत्य है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है, जिसमें रियलिज्म का मतलब क्या है कि बिलीफ इन रियल इंडिपेंडेंट सब्सटेंस, दैट इज जीवास एंड अजीवास एग्जिस्ट ऑब्जेक्टिवली, है ना, कि जीव और अजीव दोनों ही ऑब्जेक्टिवली मतलब एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है, और जो रियल चीजें हैं उन पे बिलीव करो, ये रियलिज्म का मानना है। प्लूरलिज्म की बात करें तो मल्टीपल सब्सटेंसेस एंड व्यू पॉइंट एग्जिस्टेड, है ना, कि एक ही बात के डिफरेंट आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो कोई भी एक सिंगल एंटिटी किसी भी रियलिटी को, किसी भी चीज के बारे में फुली एक्सप्लेन नहीं करती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं किसी भी चीज की, जैसे हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की, एजुकेशन फिलोसफी की, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़नी है, तो वहां पर भी अलग अलग डेफिनेशन दी होती है ना, सबके द्वारा अलग अलग थॉट्स होते हैं, उनकी थिंकिंग होती है दैट इज उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो ये प्लूरलिज्म है। और रिलेटिविज्म दैट इज अनेकतावाद के बारे में बात करें तो ट्रुथ इज मल्टीफेसेटेड, कि ट्रुथ क्या है? अलग अलग तरीके से हर इंसान के लिए अलग है। सो एवरी स्टेटमेंट इज पार्शली ट्रू डिपेंडिंग ऑन पर्सपेक्टिव, कि उन इंसान के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है कि उनके लिए सच्चाई क्या है, वो सबके लिए अलग हो सकती है। सो अगर हम बात करें, दिस इज एम्बॉडेड इन अनेकतावाद। ओके, सो नॉन एब्सोल्यूटिज्म, कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी चीज राइट नहीं है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। और सैयदवाद, दैट इज द कंडीशनल प्रिडिकेशन एंड सेंट्रल जैन डॉक्ट्राइन्स हैं ये, अनेकतावाद और सैयदवाद। ओके, तो ये इसी चीज को मानते हैं, और ये दोनों चीजें हैं जो इन फिलोसफीज पे डिपेंड है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियलिज्म का क्या मतलब है या फिर प्लूरलिज्म का क्या मतलब है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज के बारे में पूछा जा सकता है। सो अदर स्कूल्स की बात करें तो बुद्धिज्म लाइक रिलेटिविज्म इन परसेप्शन मोमेंटरीज बट नो रियलिज्म अबाउट इटर्नल सब्सटेंसेस। ओके, कि रिलेटिविज्म परसेप्शन मोमेंटेरिनस पे हो सकता है, ओके, बट रियलिज्म अबाउट इटर्नल सब्सटेंसेस के बारे में कोई बात नहीं की। सो सांख्य की बात करें तो ड्यूलिस्टिक रियलिज्म पे, दैट इज पुरुष और प्रकृति, इन्होंने दो चीजों को रियल माना है, पुरुष और प्रकृति को, पर प्लूरलिस्टिक पे फोकस नहीं करते हैं। उत्तर मीमांसा दैट इज वेदांत की बात करें तो मोनिज्म है, दैट इज अद्वैत, और क्वालिफाइड मोनिज्म दैट इज अ विशिष्ट वेद, बट प्लूरलिस्ट नहीं है ये। ओके, तो जैनिज्म फिलोसफी है जो इन तीनों ही फिलोसफीज को, स्कूल्स ऑफ थॉट को मानती है। नेक्स्ट इज द एजेंसी विच प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ पर्सन, की कौन सी एजेंसी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल निभाती है इंसान एक इंडिविजुअल को पर्सन बनाने में? स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी या फिर रिलीजियन? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट आंसर, कि जब भी हम बात करें कि कौन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल निभाता है इंडिविजुअल से पर्सन बनाने में, तो वो फैमिली होती है। फैमिली इज अ फर्स्ट, आप बोल सकते हो, एजेंसी जो बच्चे के सोशलाइजेशन में हेल्प करती है, तो वही इंसान को, एक इंडिविजुअल को एक पर्सन बनाती है। तो फैमिली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चा कितने दिन रह सकता है, कम्युनिटी में कितने दिन रह सकता है, रिलीजन तो बेसिकली नहीं होगा इसका आंसर। ओके, सो स्कूल विल बी द करेक्ट, दैट इज अ फैमिली विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो सोशियोलॉजी और एजुकेशन की बात करें तो फैमिली प्राइमरी एजेंट है बच्चे के सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में। सो इंडिविजुअल की बेसिक पर्सनैलिटी, वैल्यूज, नॉर्म्स और सोशल आइडेंटिटी को शेप करती है। हम किस चीज को कैसे नजरिए से देखते हैं वो हम फैमिली से सबसे पहले सीखते हैं, है ना। ट्रांजिशन फ्रॉम मेयर इंडिविजुअल टू अ पर्सन, दैट इज अ सोशल बीइंग बनाने में हेल्प करती है हमारी फैमिली। हमें वही तो सिखाते हैं मोरल कंडक्ट के बारे में, हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीजें नहीं कर रही हैं, तो सबसे पहले फैमिली ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्कूल हमें फॉर्मल एजुकेशन और सोशल स्किल्स सिखाती है, दैट इज ये सेकेंडरी एजेंट है। कम्युनिटी की बात करें तो ब्रॉडर सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स सिखाती है हमें, और उससे हमें अवगत कराती है। और रिलीजन ये मोरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए
हमें शिक्षा देती है या फिर हमें बताती है। ओके, सो द नेक्स्ट इज द थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर टीचर्स टू डू इन ऑर्डर टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। कि तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए अगर वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाए। सो विच वन इज नॉट, कौन सी नहीं है? दे मस्ट make schools the replica of society, they must reward and guide behavior in social interaction, they must know the cultural heritage of the student, they must relate स्कूल एक्टिविटीज टू कल्चरल पैटर्न्स। बताइए, दे मस्ट रिलेट स्कूल एक्टिविटीज टू कल्चरल पैटर्न्स, तो क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स इसका? सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट आंसर कि अगर हम बात करें कि टीचर्स को क्या चीज़ ज़रूरी है, तो क्या आपसे पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो स्कूल को रेप्लिका बनाना सोसाइटी का, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपको बिल्कुल ही इसको रेप्लिका बनाना है सोसाइटी का। बट हम ये बोल सकते हैं कि स्कूल्स को सोसाइटी की रूल्स और रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना है, बट रेप्लिका बिल्कुल ही सेम, तो वो मैंडेटरी नहीं है, वो नहीं है मैंडेटरी। ओके, तो ए ऑप्शन दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टीचर सोसाइटल रोल फोकस ऑन गाइडिंग, सोशलाइजिंग एंड कनेक्टिंग स्टूडेंट विद कल्चर, ना कि आप कॉपी करो सोसाइटी की स्कूल्स में। ओके, सो टीचर्स का क्या रोल है? एसेंशियल रोल रिवार्ड एंड गाइड बिहेवियर इन सोशल इंटरेक्शन, कि स्टूडेंट को नॉर्म्स और कॉपरेशन सिखाने में हेल्प करे और कल्चर हेरिटेज के बारे में जाने टीचर्स, है ना, ताकि मीनिंगफुल टीचिंग और इंडिविजुअलाइज पर्सपेक्टिव से टीचिंग हो सके, और रिलेट स्कूल एक्टिविटीज टू कल्चर पैटर्न, एंश्योर एजुकेशन इज रेलिवेंट एंड कॉन्टेक्चुअल। सो क्या एसेंशियल नहीं है कि स्कूल को एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना सोसाइटी का? तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली या फिर डिजायरेबल नहीं है, स्कूल ये टीचर का काम नहीं है। ओके, सो स्कूल शुड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी बाय फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ये स्कूल क्या कर सकता है कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है क्रिटिकल थिंकिंग, इक्वालिटी और सोशल वैल्यूज के थ्रू। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन? ही शी क्या हो सकता है? अगर कोई इंसान को बोले हम सोशली और इमोशनली मैच्योर है, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? डज नॉट एक्सपीरियंस कन्फ्लिक्ट, frequently places the welfare of other ahead of the immediate satisfaction of his needs, represses the expression of unhealthy emotions, seeks goals that are realistic in the light of his her abilities and opportunities। बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट आंसर कि कौन सा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है या फिर मोस्ट करेक्टरिस्टिक है किसका? सोशल और इमोशनल मैच्योर पर्सन का, तो वो क्या करेगा? सीक्स गोल दैट आर रियलिस्टिक इन द लाइट ऑफ हिज एबिलिटीज, की उन चीज़ों को ही मानेगा जो उनसे पॉसिबल है, जो वो कर सकता है, जो रियल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी इमेजिन करके सोच लेगा। तो वही है सोशली और इमोशनली मैच्योर पर्सन। ओके, तो मतलब अगर हम बात करें सोशली इमोशनल मैच्योर पर्सन कौन है? जो अपने सेल्फ को समझेगा और लिमिटेशंस को समझेगा कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और रियलिस्टिक गोल को सेट करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में तीर की, उसको आता कुछ नहीं है, मतलब आता इन द सेंस कि वो उस चीज के लिए लाइबल भी नहीं है या फिर क्रेडिबल भी नहीं है, और वो करना चाहता है, कुछ और काम करना चाहता है। तो ये नहीं है, रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, एबिलिटीज और सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड हो, कैन बैलेंस पर्सनल नीड्स विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, पर्सनल नीड्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बैलेंस बना करके चलना होगा। सो दूसरे क्यों नहीं है कि डज नॉट एक्सपीरियंस कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट तो हर कोई इंसान को फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो ये ऐसा नहीं है कि जो इमोशनली मैच्योर है, सोशली मैच्योर है, तो उसको कभी कन्फ्लिक्ट फेस नहीं करने को मिलेगा। फ्रीक्वेंटली प्लेसेस अदर्स वेलफेयर अहेड ऑफ सेल्फ, तो ओवर सेक्रीफाइस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच्योर हो। ओके, तो ये नहीं है। सो रिप्रेसेस अनहेल्दी इमोशंस, तो इमोशनल मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, नॉट रिप्रेसिंग देम। कि आप रिप्रेस नहीं करोगे, रिप्रेस नहीं कर सकते, उनको मैनेज कर सकते हो, उनको समझ सकते हो कि क्या होगा, कैसे हम सही कर सकते हैं, बट आपको रिप्रेस नहीं करना ना अनहेल्दी इमोशन को, मतलब उनको दबाना नहीं है, क्योंकि वो कभी ना कभी तो निकल के आ ही जाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द research on the relative effectiveness of learning by wholes and learning by parts has shown that, तो जो रिसर्च हुई थी कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, लर्निंग ऑफ होल्स या फिर लर्निंग बाय पार्ट्स, तो क्या रिसर्च में शो हुआ था कि लर्निंग बाय पार्ट्स बेटर है लर्निंग बाय होल से, लर्निंग बाय होल बेटर है लर्निंग बाय पार्ट से। रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ ईच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग लर्न, एंड द लर्निंग बाय होल्स टेंड्स टू बी मोर इफेक्टिव इन मोस्ट केसेस। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो रिसर्च हुई थी, अगर आप इसे सिर्फ एक थ्योरी के अकॉर्डिंग लगाओगे, दैट इज द गेस्टाल्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप इसे इंप्लीमेंट करोगे इस क्वेश्चन को, तो आप गलत आंसर दोगे। बट हमें रिसर्च के अकॉर्डिंग बनाना है कि बताना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ ईच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग लर्न, कि आप क्या लर्न कर रहे हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज़ें आप सीख रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप डिफरेंट थ्योरीज फिर क्यों देखते हो, अदर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, है ना,
ना, उसमें हर किसी का क्रिटिसाइज होता है, तो बेसिकली वो क्रिटिसाइज क्यों होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होती है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस क्या चीज सीख रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि लर्निंग बाय होल बेटर रहेगा या फिर लर्निंग बाय पार्ट बेटर रहेगा। जैसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो पार्ट पे फोकस करता है। अगर गेस्टाइल थ्योरी की बात करें तो वो बोलता है कि होल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप एक साथ ही सारा कुछ समझ लो, पार्ट में ना समझो। तो सबके लिए अलग है, तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, सो देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ ईच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग लर्न। सो लर्निंग बाय होल मेथड और ग्लोबल लर्निंग, तो प्रेजेंटिंग मटेरियल एज कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड यूनिट। और जो पार्ट है वो एनालिटिक और स्टेप बाय स्टेप मेथड, कि आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स में पढ़ोगे, है ना, और सिक्वेंशियली आप पढ़ोगे। तो रिसर्च में ये फाइंड आउट हुआ है कि यूनिवर्सली सुपीरियर कोई सा भी नहीं है, कि आप पार्ट में ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो या फिर होल करके ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इफेक्टिवनेस डिपेंड होती है टाइप ऑफ मटेरियल एंड द लर्नर। ओके, सो कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल और स्ट्रक्चर्ड मटेरियल होल मेथड इज ऑफन बेटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी विच इज बेटर, लर्निंग बाय होल या फिर लर्निंग बाय पार्ट, ओके, तो फिर आप बोल सकते हो कि लर्निंग बाय होल इज ग्रेटर, मतलब इज effective than the learning by part. Okay, so ये next is the problem solving differs from creative thinking in that, तो problem solving कैसे different है creative thinking से। so solution in the creative thinking is somewhat novel and less defined by the problem solving involves trial and error, creativity is spontaneous, problem solving require a somewhat lower level of ingenuity, that is ingenuity या फिर brilliance और flexibility। बताइए correct answer। सो स्टूडेंट कैसे डिफरेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव थिंकिंग से। सो सॉल्यूशन इन द क्रिएटिव थिंकिंग समवट नोवेल, कि जब हम सॉल्यूशंस देखते हैं क्रिएटिव थिंकिंग में तो नए होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। बट अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो उसको लेस डिफाइन किया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डिफाइन किया जाता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनजेन्युइनिटी, ब्रिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी, तो इनजेन्युइनिटी क्यों नहीं चाहिए होती, आपको हर चीज में चाहिए। प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जेन्युइन तो होगे ना, ऐसे कुछ भी थोड़ी बोल दोगे। ओके, और आप उसमें एक्सपर्ट या फिर आपको उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये बेसिक सा डिफरेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ वन, इज द करेक्ट आंसर, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक ऑफन रिलाइज ऑन एग्जिस्टिंग मेथड्स एंड एम्स टू रीच अ डेफिनेट सॉल्यूशन। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन। क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो ओरिजिनलिटी, नोवेलिटी एंड गोइंग बियॉन्ड द डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, है ना, कि जो प्रॉब्लम है आप उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सॉल्यूशन फिक्स्ड नहीं होते, ना ही वेल डिफाइंड होते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें इससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, या फिर क्रिएटिविटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो अगर जब आपको नोवेल दिख जाए, नोवेलिटी दिख जाए, ओके, ओरिजिनलिटी दिख जाए और साथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी दिख जाए, तो वो क्या है कि आप क्रिएटिविटी पे वर्क करो, आप क्रिएटिव हो, है ना। और साथ के साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग की भी हम बात कर सकते हैं। ओके, तो ये क्रिएटिव से अफेक्टेड है या फिर क्रिएटिव से रिलेटेड है। और अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ये पूछ लिया जा सकता है कि क्रिएटिविटी का क्या मतलब है। ओके, या फिर नोवेलिटी, ओरिजिनिटी और फ्लेक्सिबिलिटी किस में होते हैं, ये इंटेलिजेंस में, क्रिएटिविटी में, पर्सनैलिटी में, तो ऐसे से आपसे पूछ लिया जा सकता है। So student, next question, the active process of interference of earlier learning is a retrieval of later learning is generally known by the technical term, कि इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पर आपकी अर्लियर लर्निंग बहुत ज़्यादा दिक्कत डालती है जब आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो उसमें। ओके, तो उसे क्या कहेंगे, रिप्रेशन बोलेंगे, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन बोलेंगे, प्रोएक्टिव इनहिबिशन बोलेंगे, या फिर नेगेटिव ट्रांसफर बोलेंगे। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो इसे प्रोएक्टिव इनहिबिशन बोलेंगे, कि कोई चीज़ आप नई लर्न कर रहे हो, वो जो पुरानी चीज़ है वो उस नई लर्न करने में बाधा डाल रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले बाइक सीख ली, ठीक है, बाइक सीख ली, बाइक का सिस्टम बहुत अलग होता है, और फिर आप सीख रहे हो स्कूटी, ठीक है। तो आपने खुद भी फेस करा होगा कि जब आप बाइक सीख लेते हो उसके बाद स्कूटी सीखते टाइम या फिर स्कूटी चलाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि क्लच जो है वो अलग है ना, उसी में ही होता है, बल्कि स्कूटी तो बहुत ही आसान होती है। तो जब आपकी अर्लियर लर्निंग बाधा डाल रही है नई लर्निंग के बीच में, ओके, तो वो होती है प्रोएक्टिव इनिबिशन। इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। सो बात करें तो प्रोएक्टिव इनिबिशन को तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं, व्हेन अर्लियर लर्निंग इंटरफेयर विद द रिट्रीवल ऑफ न्यूअर लर्निंग। जैसे कि आपने पहले फ्रेंच सीख ली थी, फिर आपने फ्रेंच सीखने के बाद स्पेनिश वर्ड आप सीख रहे हो, बट जब आप स्पेनिश बोलते हो तो आप ये जो फ्रेंच वर्ड्स है वो इंटरफेयर करते हैं ना, आपकी नई लर्निंग में बाधा डालते हैं, वो होती है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन की बात करें तो रिवर्स होता है ये, कि आप क्या करते हो इसमें,
जो आपकी अर्लियर लर्निंग है उसको भूल जाते हो और नई चीज़ों को सीख लेते हो। कि आफ्टर लर्निंग स्पेनिश यू स्ट्रगल टू रिकॉल फ्रेंच वर्ड्स, ओके, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि फ्रेंच वर्ड फ्रेंच में क्या बोलते थे सही, तो फ्रेंच आप भूल चुके हो आप स्पेनिश की वजह से। तो ये होती है रेट्रोएक्टिव इनिबिशन। रिप्रेशन की बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट मेमोरीज और नोट रिलेटेड टू नॉर्मल मेमोरी इंटरफेरेंस, ओके। तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने, है ना, कि ईगो को शांत करने के लिए आप ये सारे ये जो डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज करते हैं। नेगेटिव ट्रांसफर की बात करें तो प्रायर लर्निंग इंटरफेरेंस विद द न्यू विद लर्निंग अ न्यू बट रिलेटेड टास्क, है ना, कि रिलेटेड टास्क होते हैं, वो न्यू तो होते हैं बट रिलेटेड टास्क, जैसे कि ड्राइविंग अ कार विद मैनुअल गियर मेक्स लर्निंग ऑटोमेटिक गियर कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट। की जो आप पहले मैनुअल गियर यूज करते हो, है ना, मैनुअल गियर यूज करते हो तो बेसिकली वो पहले आप सीख लेते हो, फिर जब आप ऑटोमेटिक सीखते हो तो उसमें कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर रिलेटेड टास्क को करने में दिक्कत होती है। तो ये है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर दैट इज द थर्ड विल बी द करेक्ट, है ना, कि क्या आएगा, प्रोएक्टिव इनिबिशन आएगा। सो द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम सिचुएशन ए टू बी इज अफेक्टेड मोस्ट बाय। कि जब आप ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करो, जब आप सिचुएशन से ए से बी में जाते हो तो कौन सी चीज ज्यादा अफेक्ट करती है, किसके द्वारा अफेक्ट होती है? इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर, मीनिंगफुलनेस ऑफ सिचुएशन ए एंड बी, सिमिलैरिटी ऑफ सिचुएशन ए एंड बी, या फिर मोटिवेशन ऑफ द लर्नर? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट बात करें तो ये अफेक्ट होती है सिमिलैरिटी ऑफ सिचुएशन ऑफ ए एंड बी, है ना, कि कितनी ज़्यादा सिमिलर हैं। अगर सिमिलर होंगी तो आप बहुत आसानी से सीख लोगे, अगर अलग होंगी तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, तो इससे ज़्यादा अफेक्ट होती है। सो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या लर्निंग ट्रेनिंग या लर्निंग डिपेंड्स हैविली ऑन हाउ सिमिलर द टू सिचुएशन इज, है ना, कि थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है आइडेंटिकल एलिमेंट्स उस पर बेस्ड है। सो ग्रेटर सिमिलैरिटी होगी तो ईजियर होगा और मोर इफेक्टिव ट्रांसफर होगा लर्निंग का। एग्जाम्पल, लर्निंग टू ड्राइव अ स्कूटर हेल्प इन लर्निंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक। या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि दैट इज जिस भी इंसान को साइकिल चलानी आती है तो वो बहुत आसानी से क्या यूज कर सकता है, स्कूटी यूज कर सकता है। तो वो क्या है, वो सिमिलैरिटी ऑफ सिचुएशन ए एंड बी की वजह से। ओके, इंटेलिजेंस की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग स्पीड को, ना कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डायरेक्ट फैक्टर इन ट्रांसफर है। मीनिंगफुलनेस तो ये तो बिल्कुल भी गलत होगा कि रिटेंशन बट डज नॉट गारंटी ट्रांसफर अनलेस इट दिस इज सिमिलैरिटी। ओके, तो मीनिंगफुल लर्निंग एड रिटेंशन प्रोवाइड करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांसफर में प्रोवाइड करेगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग में। मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन सपोर्ट एफर्ट बट अ डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी स्टिल रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर फॉर द strongest factor for the transfer. Next is it can be safely assumed that student understand a principle when he she can, कि assume करा जा सकता है कि student समझ लेता है कब, when he she can answer specific objective type question connected with it, giving example of it, repeat it verbally, use it to solve unfamiliar problem to which it applies। बताइए कि हमें कब माना जाता है कि एक स्टूडेंट ने समझ लिया है, वो समझ आ गया उसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बताइए किसी प्रिंसिपल को। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट, है ना। जब आप अनफैमिलियर प्रॉब्लम्स में भी उस चीज को अप्लाई कर पाओ, कोई भी कॉन्सेप्ट को, तो आपको बोला जा सकता है कि यस आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल आप टेबल्स लर्न करते हो, 2 2 1 2 2 4 2 2 2 3 6, है ना, ये आपने लर्न कर ली, आपको लगता है कि ये सिर्फ लर्न करने के लिए और ये रटवाने के लिए ही है। बट जब आपके पास ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपको नहीं पता था कि वहां पर भी यूज हो सकती है, जैसे कि आप सब्जी लेने गए और आपको बोल दिया गया कि 1 किलो जो सब्जी है वो कितने की है, वो 20 रुपए की है। बट फिर आपने सोचा अब 2 किलो कितने की होगी, तो वहां पर आपको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना होगा ना 20 को 2 से, तो 40। तो यहाँ पर आपने अनफैमिलियर प्रॉब्लम दैट इज यूज इट टू सॉल्व अनफैमिलियर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में आपको हेल्प कर दिया। ओके, जहाँ पर वो अप्लाई हो सकती है। तो यही क्या है, यही है प्रिंसिपल ऑफ दैट इज द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस अमंग द वेरियस एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। कि जब डिफरेंस होता है एबिलिटीज में, वेरियस एबिलिटीज में लोगों के, इंडिविजुअल के, तो उसे क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ट्रेड वेरिएबिलिटी, या फिर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड? बताइए करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट बात करें तो डिफरेंस अमंग वेरियस एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कि इंटर इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब मानते हैं जब हम बहुत सारी डिफरेंसेस के बारे में या फिर एबिलिटीज के बारे में बात करें, बहुत सारे लोगों के बारे में। ओके, इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। सो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस विल बी द करेक्ट आंसर। तो डिफरेंसेस इन एबिलिटीज, ट्रेड्स और बिहेवियर बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल इज इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लाइक टू स्टूडेंट इन द सेम क्लास में डिफर, कि जो दो बच्चे हैं सेम क्लास में, वो उनमें कोई ना कोई डिफरेंशिएशन हो सकता है कि वो मैथ्स में कोई ज़्यादा होशियार है, कोई थोड़ा कम है, किसी को बहुत कम समझ आती है, क्रिएटिविटी में कोई ज़्यादा अच्छा है तो मेमोरी में कोई ज़्यादा अच्छा है या फिर कोई कम है। ओके, और इंडिविजुअल डिफरेंस एक जनरल टर्म है जो कि ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस को मेजर कर दिया अमंग इंडिविजुअल। इंटर इंडिविजुअल भी आ जाता है उसमें, इंट्रा इंडिविजुअल। इंट्रा इंडिविजुअल कब, जब आप एक इंडिविजुअल के अंदर ही एबिलिटी देख रहे हो, तो वो इंट्रा इंडिविजुअल है। ओके, ट्रेट वेरिएबिलिटी मतलब रेफर्स टू द वेरिएशन इन अ स्पेसिफिक ट्रेट अक्रॉस इंडिविजुअल, कि आप स्पेसिफिक ट्रेट को ही मेजर कर रहे हो, सिर्फ एक ट्रेट या एक कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर रहे हो, जैसे आप एटीट्यूड मेजर कर रहे हो या फिर इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हो। ओके, ना कि सारी एबिलिटीज। सो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड मतलब रेफर्स टू द स्पेशल एबिलिटीज और टैलेंट्स मेजर टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, कि आप उस टैलेंट को मेजर कर रहे हो जो उस फील्ड के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए बच्चों को ये देख रहे हो कि बच्चे मैथ्स में कितने अच्छा था वो, है ना, मैथ्स में उसने कितना अच्छा स्कोर किया था, कितने अच्छे से आंसर्स कर लेता है, प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, तब उसकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी देखोगे। तो मतलब प्रिडिक्ट करने में काम आता है ये, प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमेंशिया एंड डिमेंशिया इज दैट। एमेंशिया और डिमेंशिया में बेसिक डिफरेंस क्या है? डिमेंशिया रेफर्स टू द लॉस while the dementia refers to the lack of mental functioning. Dementia involves a more advanced state of psychiatric dysfunction. Dementia is a neurosis while dementia is a psychosis. Dementia is a technical term while dementia is that commonly used by laymen to identify the same condition. बताइए correct answer students. सो स्टूडेंट बात करें तो डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया का मतलब कि लॉस हो जाना आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में, आप भूल जाते हो। एमनेशिया इज अ मेंटल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है आपको, है ना। इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं स्टूडेंट। बेसिकली डिमेंशिया मतलब क्या? लॉस, वाइल एमेंशिया रेफर्स टू द लैक ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। तो एमेंशिया मतलब कॉग्निशियल और डेवलपमेंटल लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। ओके, जो आपके जन्म से ही आपके अंदर होती है। सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ड्यू टू जेनेटिक कॉजेज। डिमेंशिया की बात करें तो रेफर्स टू अ लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड मेंटल फंक्शंस यूजुअली ड्यू टू ब्रेन इंजरी, है ना, कि आपके ब्रेन इंजरी हुई है, फिर डिजीज या फिर एजिंग की वजह से, कि आप बूढ़े हो चुके हैं इसलिए आप प्रॉब्लम आ रही है आपको मेंटल फंक्शंस करने में, जैसे अल्जाइमर डिजीज लीडिंग टू मेमोरी एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। ओके, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि डिमेंशिया एक लॉस है और एमेंशिया क्या है? लैक ऑफ मेंटल फंक्शनिंग है। तो ये ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। So student, next question is the which of the following statement concerning the test validity and reliability is most accurate? तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? अ टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज रिलायबल, अ टेस्ट कैन नॉट बी रिलायबल अनलेस इट इज वैलिड, अ टेस्ट कैन नॉट बी रिलायबल अनलेस इट स्टैंडर्डाइज्ड, अ टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज ऑब्जेक्टिव। सो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। सो वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी का मतलब क्या है? जब टेस्ट ये मेज़र कर रहा हो कि जो हम मेज़र करना चाहते हैं उस चीज़ को वो कितने डिग्री तक, कितने एक्सटेंट तक मेज़र कर रहा है। ओके, कितना उस चीज़ को मेज़र कर रहा है। जैसे हम इंटेलिजेंस मेज़र करना चाहते हैं तो आपने उस टेस्ट को उस लायक बनाया हो कि वो उस चीज़ को मेज़र कर रहा हो, कितनी एक्सटेंट तक उस चीज़ को मेज़र कर रहा है, मतलब इंटेलिजेंस को। रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी, है ना, कि अगर हम बार बार किसी सैंपल पे या फिर किसी इंडिविजुअल पर उस टेस्ट को आप यूज़ करोगे तो वही रिजल्ट आए। तो अब आपको अगर इस चीज़ का पता है तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से, कि जो टेस्ट है वो कैन नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज़ रिलायबल, अ टेस्ट कैन नॉट बी रिलायबल अनलेस इट इज़ वैलिड, अ टेस्ट कैन नॉट बी रिलायबल अनलेस इट इज़ स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब कि सबके लिए सेम रूल, सबके लिए सेम रेगुलेशंस होने चाहिए, उसमें सेम उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ हो रहा है और किसी के लिए कुछ हो रहा है। और टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो सिर्फ पर्सनल बायसेस पे ना डिपेंड हो और बेसिकली जिसमें आप सब्जेक्टिवनेस ना इंक्लूड करते हो, जैसे ऐसे टेस्ट हो गए या फिर डिबेट वगैरह आपको लिखनी है तो वो सब चीज़ों के लिए मतलब वो सब चीज़ों के लिए ऑब्जेक्टिविटी। ओके, तो क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। सो स्टूडेंट, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात करें तो दोनों ही इसलिए एक्यूरेट है क्योंकि टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज़ रिलायबल। अगर कोई टेस्ट रिलायबल ना हुआ, है ना, अनलेस इट इज़ रिलायबल, तो इट कैन नॉट बी वैलिड, वो वैलिड नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? अ टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज रिलायबल। ओके, व्हाट इट मीन्स, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी मतलब व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। सो प्रिंसिपल, की प्रिंसिपल इसमें क्या यूज हुआ? टेस्ट मस्ट बी रिलायबल टू बी वैलिड। एक टेस्ट को रिलायबल होना जरूरी है अगर वो वैलिड है तो, है ना। वैलिड होने के लिए रिलायबल होना जरूरी है। सिर्फ वैलिड से ही काम नहीं चल जाएगा कि आपने वो जो चीजें बना दी वो ठीक है, उसमें रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स भी होना चाहिए। सो इफ अ टेस्ट गिव्स इनकंसिस्टेंट रिजल्ट इट कैन नॉट एक्यूरेटली मेजर व्हाट इट क्लेम्स, है ना। इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है इंटेलिजेंस का, पहले आप देख रहे हो कि बच्चे का बिल्कुल सुपीरियर लेवल का आईक्यू आ रहा है, फिर उसका अबव सॉरी बिलो एवरेज आ रहा है, तो वो उस चीज को मेजर नहीं कर पाएगा। सो हाउएवर अ रिलायबल टेस्ट इज नॉट ऑटोमेटिकली वैलिड। ओके, जैसे कि क्लॉक दैट ऑलवेज शो 10 इज रिलायबल, कि क्लॉक हमेशा ये दिखाती है कि 10 बजे वो रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, बट इनवैलिड फॉर टेलिंग द करेक्ट टाइम। ओके, मतलब इनवैलिड होगा कि वो करेक्ट टाइम नहीं मेजर कर रही है ना। रिलायबल तो है, रिलायबल तो है कि 10 बजे दिखाती है, वो कंसिस्टेंटली 10 बजे दिखा रही है, बट वो इनवैलिड तो होगा ना अगर वो करेक्ट टाइम ही नहीं बता रही है आपको। सो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो रिलायबिलिटी के लिए आपको वैलिडिटी की जरूरत नहीं होती है, स्टैंडर्डाइजेशन रिलायबिलिटी के लिए हेल्प करता है, ना कि बट इट इज नॉट डिफाइनिंग कंडीशन, उस कंडीशन को डिफाइन नहीं कर रहा। ओके, सो ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी को इंप्रूव करता है बट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड नहीं है वैलिडिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट एग्री दैट करेक्टर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसे आ सकती है? इज इम्पॉसिबल विदाउट टीचिंग ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्राइन, कि अगर आप रिलीजियस डॉक्ट्राइन नहीं समझाओगे तो आपके अंदर करेक्टर एजुकेशन नहीं आएगी। एक्सक्लूसिव प्रोविंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ही आएगी। बेस्ट हैंडल बाय गिविंग यूथ रेडीमेड जजमेंट, रेडीमेड जजमेंट आप उन्हें दे दो, या फिर शुड इन्वॉल्व द डायरेक्ट डिस्कशन ऑफ मोरल इश्यूज। बताइए करेक्ट आंसर। कब हम करेक्टर एजुकेशन बच्चों के अंदर इम्प्लाई कर सकते हैं, बताइए। सो स्टूडेंट, अगर बात करें आंसर की, जो बहुत सही टर्म है दैट इज द ऑप्शन नंबर 4, कि आप डायरेक्ट डिस्कशन करो मोरल इश्यूज के बारे में, जिसकी मदद से बच्चों के अंदर क्या कैरेक्टर एजुकेशन आप डेवलप कर सकते हो, जिस तरह से आप डेवलप करना चाहते हो। जब डिस्कशन करेंगे, जब मोरल इश्यूज के बारे में पता होगा, सही और गलत की नैतिकता के बारे में पता होगा, तो ऑटोमेटिकली उनका जो कैरेक्टर एजुकेशन है वो डेवलप होगी। ओके, सो ये आप बोल सकते हो कि ये सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, कॉलम 1 में आपको क्या दिए हुए हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च दी हुई है, और कॉलम 2 में आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, है ना, या फिर डेफिनेशंस की उस रिसर्च से क्या रिलेटेड है। क्वालिटेटिव, अप्लाइड, क्वांटिटेटिव, फिनोमिनोलॉजिकल, और इससे कौन सा रिलेटेड होगा, बताइए। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली, आप चलो पहले बता दो फिर मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो क्वालिटेटिव की बात करें कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, तो इसमें आप इन्वेस्टिगेशन करते हो विच इज ओपन एंडेड और एक्सप्लोरेटरी। जैसे कि हम एथनोग्राफी स्टडी के बारे में बात कर ले, केस स्टडी के बारे में बात कर ले, उसमें आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो। ओके, और वो एक्सप्लोरेटरी इन नेचर होते हैं। तो क्वालिटेटिव मतलब ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 ए का किस में है? एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो सी विल बी द करेक्ट। आगे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अप्लाइड रिसर्च बेसिकली टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, कोई भी सोशल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर कोई भी इमोशनल सोशल या ह्यूमन कंडीशन है उसको इंप्रूव करने के लिए आप अप्लाइड रिसर्च करते हो। ओके, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगती है वहाँ पर आप अप्लाइड रिसर्च कर सकते हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन यूजिंग मेजरेबल वेरिएबल्स, कि आप वेरिएबल्स लेकर के जो मेजर करे जा सकते हैं उस चीज को लेकर के आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हो। फिनोमिनोलॉजिकल की बात करें तो इंटरव्यू, दैट इज द इसका क्या आएगा? इंटरव्यू कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, कि आप फिनोमिना, कोई फिनोमिना लेकर के कर रहे हो, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना। तो एक जैसे आपने कोविड केसेस पे आपको स्टडी करनी है ना, तो वो क्या है? वो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च आप बोल सकते हो। सो एन इंटरव्यू कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, दैट इज द फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द सडन डिस्कवरी ऑफ एंड्स मीन रिलेशन इन अ प्रॉब्लम, कि आप कोई चीज सडनली आपके अंदर आ जाए, डेवलप हो जाए, किसी भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? इंसाइट, इंट्यूशन, हाइपोथेसिस, या फिर इंस्पिरेशन। बताइए करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट, बात करें करेक्ट आंसर की, तो जो सडन डिस्कवरी होती है आपके अंदर एंड्स मीन रिलेशनशिप की, आप कोई भी प्रॉब्लम सोचने लगते हो और आपके अंदर सडनली वो चीज़ आ जाए, सडनली उसका जो प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाए, तो वो होता है इंसाइट, है ना, इंसाइट लर्निंग। अब आप मुझे ये बताइए कि इंसाइट थ्योरी जो है, इंसाइट लर्निंग किसने दी थी, किसने डेवलप करी थी इंसाइट लर्निंग? आगे हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सो इंसाइट मतलब क्या? सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मतलब अ मूवमेंट की, यस आई हैव एन आइडिया, है ना। सो अ चाइल्ड सडनली रियलाइज हाउ टू स्टैक ब्लॉक्स टू रीच अ हाई शेल्फ, कि एक हाई शेल्फ तक पहुंचने के लिए कैसे वो अपने आप को उस हाइट तक पहुंचा सकता है, मतलब वो कैसे वो ब्लॉक्स रख सकता है या फिर सीढ़ियाँ रख सकता है, या फिर वो कुछ जो उसके पास ब्लॉक्स पड़े होंगे उसको रख के वो उस तक पहुंच सकता है ना। इंट्यूशन का मतलब क्या है? कि अंडरस्टैंडिंग, इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग और नोइंग विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग, है ना। कॉन्शियस रीजनिंग के बिना आपको कोई चीज़ समझ में आ गई हो, जैसे कि जनरल होती है बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप से टाइड नहीं होते, कुछ भी हो सकता है इंट्यूशन में। आपने कुछ चीज़ सोच ली किसी चीज़ के बारे में, है ना, कोई चीज़ आपके मन में आ गई, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड नहीं होती है। हाइपोथेसिस की बात करें तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, प्रोडक्शन होती है कोई भी प्रॉब्लम की। जब आप रिसर्च करते हो तो आप हाइपोथेसिस आपको बनाने होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि आपकी स्टडी से क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है ना, क्या चीज़ प्रूव हो सकती है। तो ये टेंटेटिव अजम्पशंस होती है या सोल्यूशंस होते हैं ऑफ अ प्रॉब्लम, ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। इंस्पिरेशन की बात करें तो इट्स क्रिएटिव स्पार्क और आइडिया प्रोवाइड करती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड नहीं है। आप इंस्पायर होते हो तो आप कोई ना कोई आपके अंदर आइडिया आ जाता है, कोई ना कोई आप एकदम से आपके अंदर स्पार्क पैदा करती है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च एम्स एट हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन? तो हाइपोथेसिस और जनरलाइजेशन से कौन सी टर्म जो है वो रिलेटेड है, या फिर कौन सी रिसर्च रिलेटेड है? एथनोग्राफिकल, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल या फिर नोमिनोलॉजिकल? बताइए करेक्ट आंसर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जहाँ पे जनरलाइज कर सको। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें जहाँ पे आप जनरलाइज कर सको, हाइपोथेसिस टेस्ट कर सको, तो वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर आप वेरिएबल्स को, मेजरेबल वेरिएबल्स को लेते हो, है ना, जिसको आप टू टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर उनको क्या करते हो, उनमें जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हो कि कौन सी करेक्ट होगी, और साथ ही साथ ये जो आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो भी रिसर्च किया, उसको आप जनरलाइज कर सकते हो टू द होल पॉपुलेशन, है ना, टू द होल पॉपुलेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो वही क्या है? वही है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करते हो और जनरलाइजेशन भी करते हो। तो अगर अदर ऑप्शंस को पढ़ ले स्टूडेंट्स की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो पता है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल कंडीशन, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, और यहाँ पे जनरलाइज होते हैं रिजल्ट्स, है ना, टू द लार्जर पॉपुलेशन। एथनोग्राफिकल रिसर्च में आप कल्चर के बारे में स्टडी करते हो, बिल्कुल डीप में जाकर के, नेचुरल सेटिंग में जाकर के आप पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वर बन के, ऑब्जर्वेशन करके या फिर नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करके आप करते हो इस रिसर्च को। तो डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी होती है, और आप इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती है, और ना ही आप इसको टू द होल पॉपुलेशन जनरलाइज कर सकते हो। जिस कल्चर में आप गए हो उसी कल्चर तक आप उसे ले सकते हो। हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो पास्ट इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करती है, डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स को, है ना, जो भी पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे सपोर्टेड रिसर्च जो आपको करनी है। सो ये डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस देता है, ना कि हाइपोथेसिस जनरलाइज करने के लिए। ओके, फिनोमिनोलॉजिकल की बात करें तो लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, की किसी फिनोमिना में क्या एक्सपीरियंस रहे हैं किसी इंसान के, तो एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव होती है, ना कि जनरलाइजेशन के लिए होती है। आप अदर पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप वो जो फिनोमिना ले रहे हो उसी पर ही अप्लाई कर सकते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैंडेटेड फंक्शन ऑफ द यूजीसी? तो यूजीसी में मैंडेटेड फंक्शन कौन सा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, determining and maintaining standard in teaching, examination, research in universities and colleges approved by it, to attain planned and coordinated development in teacher education, giving special development grants to colleges and universities? बताइए करेक्ट आंसर कि यूजीसी के द्वारा कौन सा मैंडेटेड नहीं है। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें यूजीसी के द्वारा जो मैंडेटेड नहीं है वो क्या है, कि आप प्लान और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट के लिए, मतलब टीचर एजुकेशन के लिए आप काम कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टीचर एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो किसका काम है? वो है एनसीटीई का काम। ओके, एनसीटीई का काम है कि प्लान और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट, दैट इज द आपको क्या करना है इन टीचर एजुकेशन, है ना, उनके लिए प्रॉपर पॉलिसीज और रेगुलेशंस, वो सब एनसीटीई, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का काम है। और बाकी की बात करें कि प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड मेंटेन करना टीचिंग में, एग्जामिनेशन में और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में जो भी उससे अप्रूव्ड है, यूजीसी से अप्रूव्ड है,
और स्पेशल ग्रांट भी प्रोवाइड करना है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। बट अगर हम बात करें कि प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट इन टीचर एजुकेशन, तो वो एनसीटीई का काम है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीटीई से रिलेटेड कौन सा है, एनसीटीई का बेसिकली क्या फंक्शन है या फिर क्या प्रॉपर उसकी करेक्टरिस्टिक है या फिर किस लिए यूज होता है वो, है ना, मतलब किस लिए बनाया गया है। तो आप इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं कि जो एनसीटी है उसका काम है प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट इन टीचर एजुकेशन के लिए काम करना। ओके, तो जो यूजीसी है वो यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन ब्रॉडली उन पर फोकस करता है, और एनसीटी की बात करें तो ये रेगुलेट करता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को। ओके, so the next one is the primary purpose for which aptitude tests are devised. aptitude test किस चीज के लिए मतलब बनाए जाते हैं? to measure potentiality, to measure proficiency, to measure interest in particular field of knowledge, या फिर to predict the degree of one's success in given field। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, बात करें एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो एप्टीट्यूड डिवाइड करे जाते हैं ताकि आप क्या करो, किसी इंसान के सक्सेस होने की कितनी एबिलिटी है या फिर वो कितना उस चीज़ में सक्सेस हो सकता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। सो बेसिकली वो इसलिए ही कंडक्ट कराया जाता है ताकि ये जान सके कि आपकी कितनी रुचि है उस चीज़ में और कितनी पोटेंशियलिटी है, साथ ही साथ आप कितना सक्सेस हो सकते हो उस फील्ड में। जैसे आप रिसर्च में बहुत कम दैट इज मार्क्स लेकर आते हो बट टीचिंग में बहुत अच्छे ला रहे हो, तो आपकी रिसर्च जो एप्टीट्यूड है वो कम है और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छी है। ओके, तो आप उस लाइन में जा सकते हो। रिसर्च में अच्छे तो आप पीएचडी फर्दर फॉलो अप कर सकते हो। ओके, सो एप्टीट्यूड टेस्ट पोटेंशियलिटी को तो मेजर करता है, बट अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये डिग्री ऑफ वन सक्सेस इन गिवन फील्ड को प्रिडिक्ट करता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। एप्टीट्यूड टेस्ट डिजाइन करता है पर्सन्स इनेट पोटेंशियल, कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो दैट इज पोटेंशियल जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट वहाँ पर लिखना है। बट यहाँ पर उसके अलावा भी एक ऑप्शन दिया है कि वो स्पेसिफिक एरिया में आपको क्या करता है, दैट इज आपकी जो एबिलिटी है उसको प्रिडिक्ट करता है ना। तो प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस और सक्सेस इन एकेडमिक्स करियर और द स्किल बेस्ड टास्क। और पोटेंशियलिटी की बात करें तो ये करेक्ट है, बट जनरल अगर हम बात करें जनरली तो ये की पर्पस इन इज प्रिडिक्शन है ना, तो की पर्पस इसका प्रिडिक्शन करना है। टू मेजर प्रोफिशिएंसी के लिए, तो प्रोफिशिएंसी के लिए आप करंट स्किल्स और करंट नॉलेज को मापोगे, मतलब जो आज की आपकी करंट नॉलेज और करंट स्किल्स है। ओके, और अगर हम बात करें कि ऑप्शन 3 दैट इज टू मेजर इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट इन्वेंटरीज दैट इज प्रेफरेंसेस को मेजर करना इंटरेस्ट इन्वेंटरीज का काम है, ना कि एप्टीट्यूड का काम है। Okay, so the next is which of the following schools of Indian philosophy accept प्रत्यक्ष and अनुमान as the only means of valid knowledge। तो प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों को कौन सा इंडियन फिलोसफी है जो एक्सेप्ट करता है वैलिड नॉलेज के रूप में? सांख्य एंड योगा, बुद्धिज्म एंड वैशेषिका, जैनिज्म एंड वेदांत, और पूर्व मीमांसा या फिर न्याय। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इन दोनों को, प्रत्यक्ष और अनुमान को, ओनली मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज जो अपनाता है वो है सांख्या एंड योगा फिलोसफी। ओके, सो अगर हम बात करें तो हमने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसके लिए आपने एक ट्रिक सीखी थी, एक राइम सीखी थी, जिसकी मदद से आप बता सकते हो कि क्या डिफरेंट वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं। तो अगर हम बात करें सांख्या एंड योगा की, तो प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों को ही वैलिड सोर्स मानते हैं या फिर प्रमाण नॉलेज के लिए। सो सांख्या फोकसेस ऑन डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। तो सांख्या मानती है कि आप अगर इसके बीच में डिस्क्रिमिनेट करने लग जाओ, डिस्क्रिमिनेशन पता चल जाए पुरुष और प्रकृति के बीच में, तो आप प्रॉपर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है। तो योगा भी इसी मेथड्स को अपनाता है स्पिरिचुअल नॉलेज और लिबरेशन के लिए। अदर स्कूल बुद्धिज्म की बात करें तो एक्सेप्ट प्रत्यक्ष अनुमान बट ऑल्सो कंसिडर अदर मीन्स लाइक अनुपलब्धि को भी कंसिडर करता है। वैशेषिका की बात करें तो 4 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ओके, जैनिज्म की बात करें तो 5 प्रमाण को मानता है, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, एनालॉजी, टेस्टिमनी एंड अदर मीन्स। ओके, और वेदांत की बात करें तो शब्द दैट इज स्क्रिप्चर को अलोंग विद द प्रत्यक्ष एंड अनुमान, मतलब तीन दैट इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। पूर्व मीमांसा की बात करें तो शब्द पे एम्फसाइज करता है, वैदिक टेस्टिमनी पर। ओके, और न्याय की बात करें तो 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ओके, तो ये है स्टूडेंट क्या, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफीज, है ना। अभी हमें सिर्फ 2 पूछी थी कि प्रत्यक्ष और अनुमान कौन मानता है, तो सांख्या और योगा फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, टीचर्स हु प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन इन क्लासरूम में। तो टीचर जो प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंशिएशन क्लासरूम में, तो उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? डिजाइन लेसन बेस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल, ग्रुप स्टूडेंट बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट और एबिलिटीज,
assess students learning using formative assessment, use best teaching aid to in order to make the lesson most effective. तो कौन सा इनकरेक्ट है कि टीचर हु प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन इन क्लासरूम में, है ना, उससे रिलेटेड जो इनकरेक्ट आंसर है वो बताना है आपको, बताइए. So student, if we talk about answer, then option number 4 will be the correct. It is use best teaching aids in order to make the lesson most effective. कि differentiated instruction का basically मतलब क्या है कि आप बच्चों की needs, बच्चों की learning style को देखते हुए, interest को देखते हुए आपको पढ़ाना है, उस बेस पे आपको activities करानी है. तो best teaching aids क्या होते हैं इसके according to best teaching aid in order to make the lesson most effective. तो ये differentiated instruction का example नहीं है, या फिर ये इस चीज़ को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि बेस्ट टीचिंग एड. तो बेस्ट टीचिंग एड तो अकॉर्डिंग टू अगर स्टूडेंट होता है यहाँ पर तो आप इसको करेक्ट बोल सकते थे, बट यहाँ पर लिखा है कि दैट मेक द लेसन मोस्ट इफेक्टिव, तो वो नहीं होगा. तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को कौन क्वालिफाई कर रहा है इस स्टेटमेंट को कि डिजाइन लेसन बेस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल्स, ग्रुप स्टूडेंट बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, ऐसा स्टूडेंट लर्निंग यूज फॉर्मेटिव यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट. ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हाईएस्ट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, कि कौन सा ऐसा है इन चारों में से ऑप्शन कि जो हाईएस्ट कोरिलेशन को मेजर कर रहा है. 0.00 माइनस 1.0 प्लस 2.0 0.05, बताइए करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन जो होता है वो -1.0 से कहाँ तक होता है, +1 से, है ना, +1 तक. तो अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन है दैट इज द 2.0 वाला, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा. अब आपको बताना है इन तीनों में से, है ना, इन तीनों में से आपको बताना, बताइए. सो स्टूडेंट, बात करें ऑप्शन की, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज -1.0. तो -1.0 रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर माइनस है मतलब साइन है, तो साइन का मतलब ये है माइनस का कि वहाँ पर दैट इज अ कम रिलेशन होगा, कम कोरिलेशन होगा बिटवीन द वेरिएबल्स. तो यहाँ पर माइनस का मतलब है पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और पॉजिटिव का मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, है ना, कि कितनी स्ट्रेंथ मतलब कितना पॉजिटिव है और किस डायरेक्शन में है. ओके, हायर है या लोअर है, उस चीज़ को दर्शाता है. सो मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, नोट द साइन, है ना. साइन नहीं डिटरमाइन करता है, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो चीज़ डिटरमाइन करती है किसको, दैट इज द कोरिलेशन को. सो -1.0 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल कोरिलेशन है, वहाँ पे परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होगी. ओके, एक दूसरे से उल्टे होंगे दोनों जो पॉइंट्स होंगे वो. ओके, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ रही है ना, हाइट के साथ आपकी वेट घट रहा है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि एंग्जाइटी की वजह से एंग्जाइटी बढ़ रही है और आपका जो दैट इज द एकेडमिक एबिलिटीज़ हैं वो घट रही है. ओके, तो बेसिकली ये क्या है, ये है परफेक्ट अगर आप बोल सको, या फिर पॉसिबल कोरिलेशन स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो यही है. तो 0.00 नहीं होगा, -1.0 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, हाईएस्ट कोरिलेशन होगा यहाँ पर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो इनवर्स हो, चाहे वो दैट इज द बिल्कुल दैट इज द दोनों सेम ही. ओके, सो 2.0 तो इनवैलिड है क्योंकि +1 से -1 तक होता है, और 0.05 वीक कोरिलेशन होगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया मीन्स, क्या मतलब है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर विच वन इट इज सूटेड. आप पढ़ लीजिए इसे और अपना आंसर बताइए स्टूडेंट्स, बताइए. सो स्टूडेंट, बात करें इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन टू हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन, या फिर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच चाइल्ड. तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, कि आप हर बच्चे को, कोई भी बच्चा हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, लोअर लेवल हो, कोई भी बच्चा हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए. ओके, सो अगर हम बात करें इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी रेफर टू प्रोवाइडिंग ऑल चिल्ड्रन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, रीजन, इक्वल चांस या इक्वल एक्सेस होना चाहिए. सो आर्टिकल 21A में भी लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 45 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एजुकेशन के बारे में. सो इट एम्फसाइज रिमूविंग बैरियर्स सो दैट एवरी चाइल्ड कैन अटेंड स्कूल एंड रिसीव एजुकेशन सुटेबल फॉर देयर डेवलपमेंट. तो ऑप्शन 1 एंड 2 रेस्ट्रिक्टिव और कंडीशनल है, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक ही बेसिकली पर्पस के लिए है. ओके, तो
अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज पीपल हुज एजुकेशन फिलोसफी इज रूटेड इन प्रैग्मेटिज्म, कि जो लोग जिनकी जो एजुकेशन फिलोसफी है प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करती है तो वो कैसे होंगे। रिजेक्ट द साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, मेंटेन द कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल, claim the knowledge is tentative, truth is relative, and there is a accept the stimulus response learning theory। बताइए करेक्ट आंसर। So student, if we talk about answer, then option number that is the third will be the correct। claim the knowledge is tentative and truth is relative, है ना, कि knowledge जो होगी वो tentative होगी, मतलब वो आप बोल सकते हो कि according to the situation होगी और वो change होती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपके पास आज जो knowledge है वो कल same ही हो, या फिर आपके पास जो आज ट्रूथ है आपके लिए वो कल सेम ही हो, तो रिलेटिव हो सकता है ट्रूथ। ओके, सो द एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म के जो जनक या फिर आप बोल सकते हो जो मानते हैं, जॉन डीवी विलियम जेम्स। सो बेसिकली एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एम्फोसाइज करते हैं। नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं होती है और टेंटेटिव एंड इवॉल्विंग होती है, चेंज होती रहती है, मतलब डायनामिक है नॉलेज। ओके, और ट्रूथ को आप रिलेटिव मानोगे सिचुएशन और यूजफुलनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट। Next is fundamental research reflect the ability to synthesize new concepts, generate new principles, and then evaluate the existing literature concerning research, find out scientific solution of problem at the hand। बताइए, फंडामेंटल रिसर्च जिसको बेसिक रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, उसका मेन पर्पस होता है कि आपको कोई थ्योरी डेवलप करनी हो या फिर फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप क्रिएट करते हो, आप इसे अप्लाई नहीं करते हो, है ना, और इवेलुएट भी नहीं करते हो, आप सिर्फ जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स के लिए, नए प्रिंसिपल्स नई थ्योरीज बनाने के लिए आप करते हो फंडामेंटल रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा भी हुआ है फंडामेंटल, जिसको बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, तो एडवांसिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और थ्योरीज के लिए, तो नए प्रिंसिपल्स के लिए, ना कि इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली हु वन हु हैज, एक प्रॉब्लम चाइल्ड कौन होगा, एंड आल्सो अनसॉल्व प्रॉब्लम होगी उसकी, पुअर होम एनवायरमेंट होगा, पुअर हेरिडिटी होगी, या फिर एन ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होंगे। बताइए एक प्रॉब्लम चाइल्ड कौन होगा, मतलब जो प्रॉब्लम में ही रहता हो, तो बेसिकली वही होगा ना प्रॉब्लम चाइल्ड जिसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, है ना, जो बहुत स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी होती है उसे ना, सो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है चाइल्ड, अ प्रॉब्लम चाइल्ड इज डिफाइंड इन साइकोलॉजी एज अ चाइल्ड हु एग्जिबिट बिहेवियरल इमोशनल एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ अनरिजोल्व पर्सनल और एनवायरमेंटल इश्यूज, की उसके पर्सनल इश्यूज नहीं सॉल्व हो पा रहे या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज सॉल्व नहीं हो पा रहे। ओके, तो ये सिर्फ हेरिडिटी या होम एनवायरमेंट या पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से नहीं, दो दे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट वन ऑफ द मेन फैक्टर क्या होगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो अनसोल्व हो रह रही है। शेपिंग द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू स्किनर मीन, शेपिंग द बिहेवियर का क्या मतलब है, गिविंग कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस until the behavior is thoroughly learned। It is not, but it is nothing but another name for overlearning, breaking the task into small easier units and providing reinforcement at each step। It is similar to mastery learning। बताइए करेक्ट आंसर। शेपिंग द बिहेवियर स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है, सो स्टूडेंट शेपिंग द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू स्किनर का मतलब है कि आप जो टास्क है उसको स्मॉल इजियर यूनिट्स में कन्वर्ट करो। ओके, और हर स्टेप पे आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ओके, हर स्टेप में आपको कोई प्राइज या फिर प्रेज आपको प्रोवाइड करना है बच्चे को, ताकि उनकी लर्निंग को आप एनहेंस करते रहो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिट इज स्किनर की फिलोसफी, स्किनर की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है शेपिंग दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर के द्वारा, तो टीचिंग अ चाइल्ड टू राइट लेटर्स बाय रीइंफोर्सिंग होल्डिंग अ पेंसिल देन ड्राइंग लाइंस एंड देन लेटर्स, तो आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करा रहे हो। ओके, सो द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, तो लेटेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने, डेविड ऑसेबल ने, ली वाइगोत्स्की ने, या फिर ईसी टॉलमैन ने। बताइए, एडवर्ड टॉलमैन ने। सो स्टूडेंट अगर हम दैट इज बात करें लेटेंट लर्निंग की, तो लेटेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, ईसी टॉलमैन ने, टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। तो ये टॉलमैन के द्वारा दिया गया था, जिसमें ये डिस्क्राइब किया था इन्होंने, लर्निंग इज हिडन और लेटेंट, लेटेंट होती है जब भी वो बाहर आते तब आप रेडी हो, या फिर जब वो अवेलेबल मतलब यूज के लिए अवेलेबल हो, रेडी फॉर यूज व्हेन नीडेड, जब भी आपको जरूरत है तभी वो बाहर आएगी, वैसे नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्लासिक एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दिया था रैट्स के ऊपर,
कि कॉग्निटिव मैप बना लेते हैं अगर उनको मेज में छोड़ दिया जाता है, भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें रिवार्ड मिलेगा, बट वो फिर भी वहाँ पर जाते हैं जब उनको भूख लगती है। ओके, फिर भी वो देखते हैं कि क्या पता वहाँ पर खाना मिले, तो कॉग्निटिव मैप प्रोड्यूस कर लेते हैं जब भी उन्हें ज़रूरत है, जब भी भूख लगेगी तभी जाएंगे वो। ओके, सो द नेक्स्ट इज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लास, टीचर्स नीड टू टेक स्पेशल मेजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सच मेजर्स। तो कौन सा नहीं है क्रिएटिव बिहेवियर का पार्ट? सो गिविंग मोर एंड मोर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, एम्फसाइजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग एक्सरसाइजेज, या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेज। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, अगर हमें एनहेंस करना है क्रिएटिव बिहेवियर को, तो कौन सा नहीं है, कैन नॉट बी अ पार्ट? तो पार्ट क्या नहीं है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन देते ही रह जा रहे हो, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, तो ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये एक तरह से नेगेटिव चला जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ का एक्सेस क्या होता है, वो नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो मोर एंड मोर ओपन एंडेड क्वेश्चन देने से नहीं होगा, आपको बच्चों की हेल्प करनी है, बच्चों को बताना है, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज प्रमोट करानी है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, डाइवर्जेंट थिंकिंग एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करानी है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज भी है ना, जिससे उनके ब्रेन पे असर पड़े, वो सोचे डिफरेंट दिशाओं में। सो एनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, emphasizing divergent thinking exercises or brainstorming exercises, or giving more and more open-ended questions. Okay, so the next one is the which of the following explain the concept of operant conditioning. तो operant conditioning का जो concept है वो कौन explain कर रहा है? In this the focus is on stimulus and how it affect the response. It requires a specific behavior for the reward. It is another name for instrumental conditioning. It requires a specific response for reinforcement to be given, and the frequency of responding determine the amount of reinforcement. बताइए ऑपरेंट कंडीशनिंग को कौन सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रहा है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड भी टिक कर सकते हो, बट ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नाम है इसका, अदर नेम है। बट अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक पर्पस फॉर रीइंफोर्समेंट टू बी गिवन। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्डिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्री, कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो बिहेवियर, तो आपको उसी हिसाब से आपको री मिलेगी। ओके, सो इट रिक्वायर स्पेसिफिक, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट, बी एफ स्किनर के द्वारा दी गई थी, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव री के बारे में बताया था इन्होंने, है ना। और ये शेप्ड हो सकती है एंड कंट्रोल बाय री शेड्यूल, कि आप री शेड्यूल कैसे दे रहे हो, फिक्स्ड रेशियो में, वेरिएबल रेशियो में, फिक्स टाइम में, फिक्स इंटरवल में, या फिर वेरिएबल इंटरवल में, जो कि हम बात कर चुके हैं एजुकेशन साइकोलॉजी वाली यूनिट में। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कंडक्ट ऑफ अ गाइडेंस इंटरव्यू इज द, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है गाइडेंस इंटरव्यू को कंडक्ट करने में? प्रिपरेशन ऑफ द केस हिस्ट्री, चॉइस ऑफ प्रेजेंट सराउंडिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड रैपो, या फिर फ्रीडम फ्रॉम इंटरप्शंस। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है गाइडेंस इंटरव्यू में, तो दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड रैपो, है ना। पहले सबसे पहले जो चीज़ होगी वो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, जो भी इंसान के साथ आप इंटरव्यू कर रहे हो, जो भी आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर के आया है, या फिर जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसके लिए गुड रैपो बनानी जरूरी है, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएटेड लर्निंग एक्टिविटी, का कौन सा एग्जांपल नहीं है? रीडिंग अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट एंड आंसर रिलेटेड क्वेश्चन, डिफरेंशिएटेड फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, सॉल्विंग अ गिवन मैथमेटिकल प्रॉब्लम, या फिर थिंकिंग अ सॉल्यूशन दैट हैपन टू कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी। तो डिफरेंशिएटेड लर्निंग एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, वो आपको बताना है ना, जो सबके लिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। सो स्टूडेंट, अगर हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करें, कि आपने कोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे दिया और बोल दिया कि आप इसको सॉल्व करो, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हो, बस अपने जो क्वेश्चन है उसको दे रहे हो ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसको भी पढ़ना है पॉज करके वीडियो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लार्जली रिफ्लेक्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ टर्म बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड को कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है? चाइल्ड whose attainment score lie among lowest score of his her class, a dull child with below average intelligence, a child who remains in the same class, that is a class, for more than 1 year, a child whose attainment falls below the level of his mental abilities। बताइए करेक्ट आंसर। बैकवर्ड चाइल्ड किसे बोला जाएगा? अगर हम बात करें स्टूडेंट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो बैकवर्ड चाइल्ड वो है जो
जो क्या नहीं कर पाता है, जो अपने मेंटल एबिलिटीज से नहीं उसके अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट कर पाता है, फिर अटेन नहीं कर पाता है ना। तो जैसे अगर वो 6 ईयर का, तो उसे 6 ईयर में क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, उन चीज़ तक वो नहीं पहुंचता, वो पीछे रह जाता है। तो वही होता है बैकवर्ड, बैकवर्ड जो इट इज द चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं बैकवर्ड चाइल्ड दैट इज रेफर्स टू अ चाइल्ड हुज एकेडमिक परफॉर्मेंस और लर्निंग आउटकम आर बिलो व्हाट इज एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन हिज इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, कि उसके इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल से उसकी बहुत कम उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस है, लर्निंग आउटकम्स है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 will be the correct answer. Next question 39 question under CBCS, it is choice based credit system. आप कैसे नॉन क्रेडिट स्कोर्स को मार्क करते हो या फिर इवेल्युएट करते हो, एज पास और फेल, बाय असाइनिंग क्रेडिट्स एज इन अदर कोर्सेज, या फिर एज सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री, नॉट इवेल्युएटेड एट ऑल बिकॉज दीज आर मेंट फॉर सेल्फ लर्निंग ऑन। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, अगर हम नॉन क्रेडिट कोर्स की बात करें कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं इवेलुएटेड कैसे होती हैं, तो वो सेटिस्फैक्ट्री और नॉन अनसेटिस्फैक्ट्री आप उसमें मार्क करते हो, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एज डिफाइंड बाय गिलफर्ड, कि उन्होंने डाइवर्जेंट प्रोडक्शन के बारे में अपने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में कौन सी चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया था। तो 3 थे, आपको 3 में से एक नहीं है वो बताना है, रैशनैलिटी, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें तो गिलफर्ड ने अपने मॉडल में रैशनलिटी की बात नहीं करी थी, ओरिजिनलिटी की, फ्लुएंसी की और फ्लेक्सिबिलिटी की। और अगर हम इसके बात करें तो जो दैट इज डायमेंशन है टोटल मिलाकर के 180 है, ना कि 150 है ना। पहले 120 थे, फिर 150 हो गए और अब 180 है। ओके, सो द नेक्स्ट इज द, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है स्टूडेंट, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, जो कि क्रिएटिव थिंकिंग को एनहेंस करती है, जो कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए काम आती है। ओके, तो रैशनलिटी आपको डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में नहीं चाहिए होती है। ओके, मतलब यहाँ पर चाहिए होती है, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है किसके अकॉर्डिंग, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के अकॉर्डिंग। ओके, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंपोनेंट नहीं है, इट रिलेट्स मोर टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद सिंगल करेक्ट आंसर से ही रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक वे इन विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी कैन बी रिट्रीव, कि आप मेमोरी से इंफॉर्मेशन कैसे लेते हो, तो कौन सा मेथड नहीं है, रिकॉग्निशन, रिकॉल, रिकलेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, बात करें आंसर की, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट, रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन आप करते हो डीप थिंकिंग के लिए, आप सोचने के लिए, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने आप पे विचार करने के लिए, ना कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हो मेमोरी से। तो आप रिकॉग्नाइज करके भी कर सकते हो, रिकॉल करके भी और रिकलेक्ट करके भी। ओके, सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक वे ऑफ मेमोरी रिट्रीवल। तो रिकॉल मतलब विदाउट एनी क्यूज आप रिट्रीव कर रहे हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आप लिखते हो, है ना। और रिकॉग्निशन की बात करें तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और रिकलेक्शन मतलब डिटेल रिट्रीवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और लर्न मटेरियल ऑफन विद कॉन्टेक्स्ट, कि आपने जो पास्ट में याद किया था आप उसे रिकलेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें याद है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज एम्स ऑफ जनरल एजुकेशन। एम ऑफ जनरल एजुकेशन कौन सा नहीं है। ओके, कौन किसको नहीं बोल सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वर्थ वाइल नॉलेज, या फिर डेवलपमेंट ऑफ वर्थ वाइल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट वर्क फोर्स फॉर द स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, एम ऑफ जनरल एजुकेशन की बात करें, जनरल एजुकेशन जो सबके लिए सेम है, सबके लिए इक्वल है, तो वो क्या नहीं है आपको ये बताना था। तो डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट वर्क फोर्स फॉर द स्टेट, सिर्फ आप स्टेट के लिए ही काम कर रहे हो, एफिशिएंट वर्क फोर्स के लिए। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ वर्थ वाइल नॉलेज भी सही है, स्किल्स भी सही है, और ह्यूमन वैल्यूज भी डेवलप करना। ओके, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है, कैन नॉट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द what according to the school of logical positivism के according function है philosophy का, is the function of philosophy to study the nature, process and sources of knowledge, to study the nature of existence and the ultimate reality, to study the meaning and nature of values, to clarify the meaning of propositions used in discourse by means of semantic analysis of the language used। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या है लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग, क्या फंक्शन है फिलोसफी का। सो स्टूडेंट, बात करें लॉजिकल पॉजिटिविज्म की, तो यहाँ पर क्या है फंक्शन, टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ प्रोपोजिशंस, है ना। जो भी प्रोपोजिशंस दी हैं, जो भी स्टेटमेंट दी है, उसको उसका मीनिंग को क्लैरिफाई करना, जो कि यूज्ड इन डिस्कोर्स, है ना, जो आपको पढ़ाने में समझाने में किया होगा बाय मीन्स ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस, मतलब लैंग्वेज के थ्रू, मीनिंग्स के थ्रू ऑफ द लैंग्वेज यूज। ओके, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो फिलोसफीज मेन रोल इज क्लैरिफाइंग लैंग्वेज एंड प्रोपोजिशंस, कि आप लैंग्वेज समझा सको और क्या स्टेटमेंट कहना चाह रहे हो उस चीज़ को समझा सको। लॉजिकल
एनालिसिस और वेरिफिकेशन प्रिंसिपल पर काम करता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। फॉर यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अवॉइड मेटाफिजिकल और वैल्यू लेडन क्वेश्चंस एज मीनिंगलेस, है ना, तो जो वैल्यू लेडन की जहाँ पे आपको वैल्यूज या फिर सब्जेक्टिवनेस आ जाए उस चीज़ को बिलीव नहीं करता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ओके, सो द क्वेश्चन अगर हम बात करें एपिस्टेमोलॉजी तो वो स्टडी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है, मेटाफिजिक्स अल्टीमेट रियलिटी से, और एक्सियोलॉजी स्टडी ऑफ वैल्यू से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज की बात करें तो एक्सियोलॉजी आ जाएगा, रियलिटी, मेटाफिजिक्स, और नॉलेज की बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज related to logical positivism. Okay, so the next one is the next question. When and where was the first EFA, that is Education for All conference held, कब हुई थी और कहाँ हुई थी? बीजिंग में, जोमैशियन में, डकार में, या फिर द न्यू दैट इज न्यू दिल्ली में? बताइए। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी दैट इज जोमैशियन या फिर जोमैटिन भी आप बोल सकते हो, 1990 में, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? थाईलैंड में। ओके, तो थाईलैंड में हुई थी इसकी कॉन्फ्रेंस, दैट इज जोमैटियन, थाईलैंड में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करो, सभी बच्चों का बेसिक लो हो, ये पढ़ने का अधिकार हो उनके पास, ताकि इलिटरेसी को कम कर सके और एक्सेस और क्वालिटी को बढ़ा सके ग्लोबली। ओके, बीजिंग 2000 की बात करें तो इन्होंने EFA को फॉलो करा था और वुमेन एजुकेशन पे बात करी थी बीजिंग डिक्लेरेशन में। 1992 में ये डकार जो दैट इज कॉन्फ्रेंस है वो 2000 में हुई थी फॉर EFA फॉलोअप के लिए, देखने के लिए कि कितनी चीज़ें सही हो चुकी हैं। और न्यू दिल्ली में कोई मेजर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई अभी तक। ओके, तो जोमैटियन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द 1990 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज डायरेक्टली कंसर्न विद द राइट्स ऑफ चाइल्ड? राइट्स ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड कौन सी एजेंसी है? UNEP, UNICEF, CEF, यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर वर्ल्ड बैंक? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, बात करें तो दैट इज द राइट ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड कौन सी है? तो दैट इज द यूनिवर्सल, दैट इज द यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, और UNEP की बात करें तो ये फोकस करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज पे, है ना, एनवायरमेंटल प्रोग्राम पे। और यूनेस्को की बात करें तो एजुकेशन, साइंस और कल्चर के बारे में स्टडी करती है, स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशन पे काम नहीं करती है। और वर्ल्ड बैंक तो क्या करता है? फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देता है किस पे? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे। तो यूनिसेफ विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 46th क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज द अलोन, आप बोल सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग पे फोकस करती है? COL, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर कॉमनवेल्थ फाउंडेशन? बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, बात करें आंसर की तो ऑप्शन नंबर, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग फोकस करती है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग पे। ओके, तो COL एस्टेब्लिश हुई थी 1987 में कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन पे फोकस करती है हर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, पॉलिसीज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी पे भी ज़्यादा। ओके, सो अदर ऑप्शन की बात करें जैसे यूनिसेफ, तो ये वेलफेयर एंड राइट्स, चाइल्ड के वेलफेयर और राइट्स पे फोकस करता है। यूनेस्को की बात करें तो ये एजुकेशन पे भी फोकस करता है, साथ ही साथ दैट इज द एजुकेशन पे फोकस करता है, बट डिस्टेंस और ओपन लर्निंग पे फोकस नहीं करता है। कल्चर और हेरिटेज इन सब पे भी फोकस करता है यूनेस्को, है ना। और कॉमनवेल्थ फाउंडेशन तो ये सिविल सोसाइटी और कल्चर और गवर्नेंस पे फोकस करती है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग फोकस करती है फाउंडेशन, और दैट इज द फाउंडेशन सॉरी, डिस्टेंस और ओपन लर्निंग पे। ओके, so the next question, when an investigator reject an actually true null hypothesis, कि रिजेक्ट कर देता है जो नल हाइपोथेसिस जब ट्रू होता है तो उस टाइप, और एक्सेप्ट कर लेता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, तो उस दैट इज एरर को क्या बोलेंगे? अल्फा एरर, बीटा एरर, दोनों ही, बोथ टाइप, अल्फा एंड बीटा एरर, या फिर नीदर अल्फा नो बीटा? बताइए। देखो, दो टाइप के एरर होते हैं, दैट इज टाइप 1 एरर, टाइप सेकंड एरर। ओके, टाइप सेकंड एरर, टाइप 1 को हम अल्फा एरर बोलते हैं और टाइप सेकंड को बीटा एरर बोलते हैं। अल्फा एरर या फिर टाइप 1 एरर कब होता है? जब हम रिजेक्ट, जब हम देखो, हम मोस्टली जब बात करें तो हम टेस्ट किसको करते हैं? नल हाइपोथेसिस को। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसे हम, जब वो सही होगी और उसे रिजेक्ट कर देंगे, है ना, सही होगी बट हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, हम बोल देंगे, हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? टाइप 1 एरर और अल्फा एरर। और टाइप सेकंड एरर की बात करें तो जहाँ पर हमें रिजेक्ट करनी होगी बट हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, रिजेक्ट कर देंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ओके, तो बेसिकली ये क्या होगा? बीटा एरर। तो ऑप्शन नंबर, जब इन्वेस्टिगेटर बोल रहा है कि
ट्रू नल हाइपोथेसिस एक्चुअली ट्रू थी, बट उससे हमें रिजेक्ट कर दिया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया, तो अल्फा एरर विल बी देयर। ओके, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नो रिसर्च कैन बी कंसिडर्ड एथिकल इफ द इन्वेस्टिगेटर, तो कोई भी रिसर्च एथिकल नहीं कहलाई जाएगी अगर इन्वेस्टिगेटर क्या नहीं करता है, डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, tries to intentionally prove a particular hypothesis, does not ensure confidentiality of respondent या फिर सब्जेक्ट्स या फिर सैंपल्स जो हैं, डज नॉट इंश्योर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द डेटा। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि कोई भी रिसर्च आर्टिकल नहीं होती है जब तक इन्वेस्टिगेटर ये नहीं डज नॉट इंश्योर दैट कॉन्फिडेंशियलिटी, वो ये नहीं बताता कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है या फिर प्राइवेसी है वो लीक नहीं होगी, और अगर वो लीक हो गई तो वो अनएथिकल बन जाएगा। ओके, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is that to which of the following types of research does a topic a critical examination of the nature and process of progressive education belong, तो कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च से बिलोंग करता है ये टॉपिक कि आप क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो प्रोसेस और नेचर को, किसके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, तो उसे क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च, एथनोग्राफिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर फिलोसॉफिकल रिसर्च। बताइए करेक्ट। सो स्टूडेंट, जब आप क्रिटिकल एग्जामिन कर रहे हो नेचर और प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, तो आप फिलोसॉफिकल रिसर्च आप कर रहे हो, है ना। यहाँ पर आप फिलोसॉफिकल रिसर्च कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और आइडियाज पे डील कर रहे हो, ना कि इंपेरिकल डेटा पे। ओके, जो आपने देखा हो, जो आपने साइंटिफिकली आपको प्रूव करना हो या फिर प्रूव जो डेटा उसको आप क्या करो, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और आइडियाज पे फोकस करो। ओके, तो क्रिटिकल एनालिसिस हो गया, इंटरप्रिटेशन होगा, इवेल्युएशन हो गया थ्योरीज का या फिर एजुकेशनल फिलोसफीज का। तो ये क्या है, ये है फिलोसॉफिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो पास्ट इवेंट और ट्रेंड को जानने में हेल्प करता है, पास्ट ट्रेंड को या पास्ट इवेंट्स को। एथनोग्राफिकल कल्चर, सोशल प्रैक्टिसेस और बिहेवियर को नेचुरल सेटिंग में जानने के लिए काम होता है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो जैसे ही वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सर्वे आप करते हो, तो बेसिकली वो डिस्क्रिप्टिव है, जहाँ पर आप एज इट इज डेटा जो आपको मिलता है वो आप प्रेजेंट कर देते हो। ओके, तो ऑफन यूज सर्वेज और ऑब्जर्वेशनल डेटा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, 50th, ये आपको मुझे बताना है, ये आपको बताना है मुझे कब, आपके होमवर्क में। ओके, तो आपको ये बताना है कि राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 क्या इंश्योर करता है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर, फ्री एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल, स्पेशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज ओनली, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स। आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना है। जो भी बच्चे कमेंट करेंगे वही होशियार होंगे, उन्हीं का ही टेस्ट क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, बट करना होगा तो आप कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।